स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। देखते ही देखते हम हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में पहुंच चुके हैं। बाजार का जो मूड है वीकली एक्सपायरी के दिन, साथ ही साथ जो आज आखिरी हफ्ता है, आखिरी कारोबारी दिन है इस हफ्ते का। बाजार का मूड अच्छा लग रहा है। इस तेजी के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या पैरामीटर्स को हम मान सकते हैं कि बाजार में एंड तक आते आते एक रिकवरी देखने को मिली, एक तेजी देखने को मिली। ये सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास एक्सपर्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनलिस्ट का। उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। हमारे साथ जुड़ चुकी है मीता मेहता जी। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं निखिल भट्ट जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मीता गुड जी। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू, सेम टू यू मैडम। अगला साल हम सबके लिए बहुत बेहतर और साबित हो और निवेशक हम हमारे माध्यम से निवेशकों को प्रॉफिट हो, बस। जी, जिस तरीके से हमने प्रॉफिट देखा कि 2023 में रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है। होप करते हैं कि 2024 भी साल उसी तरीके से अपॉर्चुनिटी वाला साल हो, अच्छा खासा प्रॉफिट सबको ही होता रहे। ठीक एज वेल। ठीक है निखिल सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है बाजार का मूड? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम अब इलेक्शन के और भी नजदीक आ गए हैं। अभी हम बोल रहे थे कि इलेक्शन ईयर की तरफ हम अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अब हम इलेक्शन ईयर में आ गए हैं। सिर्फ 2-3 महीने ही रह गए इलेक्शन को। उसके बाद हमें इलेक्शन के रिजल्ट भी होपफुली पता चल जाएंगे। क्या लग रहा है बाजार का, किस तरीके के सेंटीमेंट है? बिकॉज अमूमन ये होता है कि जब भी इलेक्शन ईयर आता है तो बाजार कोई समझ नहीं पाता है। जिस तरीके से हम सोच रहे होते हैं, बाजार कभी ना कभी उसका रेसिप्रोकल हमें कुछ दिखाता है। हम सोच रहे होते हैं मंदी आएगी तो एकदम से तेजी देखने को मिलती है, हम सोचते हैं तेजी आएगी तो होता है कि कभी मंदी देखने को मिल जाती है। क्या सलाह रहेगी और क्या आपका कन्विक्शन है इस टाइम पे बाजार को लेके कि हाँ, अनुमान लगाया जा रहा है कि हमें एक मंदी या फिर एक तेजी या फिर एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा? मैडम बहुत बढ़िया है। अभी जैसे साल 2023 में विदेशी निवेशकों और स्थानिक निवेशकों ने करीब करीब 1,70,000 करोड़ का, मतलब दोनों ने मिलके मतलब जो किया है बाइंग, तो उसके चल के मार्केट में अभी जो तेजी दिख रही है, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मतलब हर रोज नई ऊंचाइयों को पार कर रहे हैं और मार्केट में एक डर का माहौल भी बन रहा है। छोटे छोटे निवेशक जो है वो एक डर के साथ मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मतलब सर्च कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड द्वारा भी मतलब लास्ट ईयर 2023 में 1.70 लाख करोड़ का भारी निवेश हुआ है। तो ये इसको चलते मतलब मार्केट के अंदर जो डर का माहौल है वो मेरे हिसाब से मतलब जरूरी भी है और जो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी है वो भी जरूरी है। दिसंबर मास में स्टार्टअप निवेश जो हुआ तो वो भी 1.6 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। ये सभी जो आंकड़े हैं मैडम, वो एक मतलब सामान्य जो निवेशक है, मतलब जो रिटेलर जो है, उसके मतलब दिमाग में थोड़ा बहुत डर पैदा कर रहा है। और लगातार खरीदी के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नई रिकॉर्ड ऊंचाई पार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि सामने हमारे नेगेटिव फैक्टर्स बहुत आ रहे हैं। मैं वैश्विक स्तर की बात कर रहा हूँ। लाल सागर के जहाजों पर जो हमले हुए हैं उसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच एक तनाव का माहौल बन रहा है। साथ में भू राजनीतिक तनाव चल रहा है ताइवान और चीन के बीच। उसके साथ साथ हमारे राजनीतिक तनाव के साथ साथ वैश्विक बाजारों के अंदर एक सावधानी का रुख दिखने को मिल रही है। अच्छा, सबसे अहम जो सवाल है स्थानिक स्तर पर, तो स्थानिक स्तर पर अभी हमारे तीसरी तिमाही के आने वाले कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो स्टॉक स्पेसिफिक असर करेंगे, और साथ में दिसंबर में उत्पादन की जो हमारा अभी डेटा मिला वो 18 महीने के निचले स्तर पर मिला। तो वैश्विक अनिश्चितता और कई स्थानिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय शेयर बाजार जो नई ऊंचाइयां पार कर रहा है, यहाँ पर सभी निवेशकों को निफ्टी बेस, बैंक निफ्टी बेस जो ट्रेड कर रहे हैं उन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, और जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोगों को यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक निवेशक की मेरी सलाह है। जी
ठीक है। तो सर ने बता दिया कि थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच हमको मेंटेन करके चलना चाहिए। जिस तरीके से हम ग्लोबल फैक्टर्स देख रहे हैं, रेड सी क्राइसिस जो हम देख रहे हैं, उसकी वजह से कंट्रीज़ के बीच में एक तनाव तो पैदा हो ही रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको हमें अभी ध्यान में रखना चाहिए। इलेक्शन ईयर है, साथ ही साथ जनवरी का महीना है जो कि साबित हुआ है कि हिस्टोरिकली काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है। हाँ, एक कॉशियस अप्रोच को रखते हुए आप बाज़ार में इस टाइम पे भी अच्छा मुनाफ़ा ठीक है, ओके। निखिल सर आपके पास आना चाहूँगी मैं। सर जैसे कि हम देखें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी कि एनपीपीए ने कुछ 19 मेडिसिन के जो रिटेल प्राइस है उनको फिक्स कर दिया है कि वो उन्हीं दामों में बेची जाएगी, उससे ज्यादा दामों में नहीं बेची जाएगी। अगर आज हम फ्यूचर्स का डेटा देखें, सेक्टर वाइज बात करें तो फार्मा सेक्टर सबसे नीचे बैठा हुआ है इस टाइम पे। इसका अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 0.4% की कमजोरी है और अभी तक का सेक्टर वाइज टॉप लूजर है फार्मा सेक्टर। आपको क्या लगता है इस सेक्टर में इस खबर के बाद कोई असर पड़ा है या ये जस्ट नॉर्मल है, ये वापस से रिकवरी दिखाएगा? मैडम जिस हिसाब से मतलब मार्केट में खबर के हिसाब से जो सेक्टर वाइज स्टॉक स्पेसिफिक जो असर दिखने को मिल रही है वो क्षणिक होती है मेरे हिसाब से। उसको मतलब इतना मतलब ध्यान रखने के बाद हम लोग, हाँ ये एक अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लीजिए फार्मा सेक्टर के अंदर अभी मार्केट बेरिश ट्रेंड में है तो यहाँ पर निवेशकों और ट्रेडर्स को दोनों को सोच समझकर स्टॉक स्पेसिफिक फार्मा सेक्टर के अंदर कोई भी फार्मा स्टॉक जो है फंडामेंटल सिप्ला है उन सब में एक इन्वेस्टमेंट का अप्रोच रखना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है मैडम, ये जो मतलब न्यूज होती है, ये न्यूज बेस पर तेजी मंदी जो चल रही है वो टेम्पररी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। तो इसी हिसाब से मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर के अंदर फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जी, ठीक है। तो अभी भी सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी बाकी है। फंडामेंटली आप स्टॉक्स को सर्च कर सकते हैं। अच्छे जो भी स्टॉक हैं, उनके अंदर आप निवेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाज़ार के बारे में राय तो ले ली है, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट भी समझ लिया है, कमोडिटी मार्केट भी समझ लिया, इकोनॉमिक डेटा भी हमने देख के समझ लिया है कि हमारे इंडिया में कैसा असर हमें आता हुआ दिख सकता है। चाहे वो पॉज़िटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, दोनों ही एस्पेक्ट्स में हमने बात कर ली है। अब चलते हैं मार्केट लाइफ के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम बात करेंगे स्टॉक रिकमेंडेशन की, कौन से स्टॉक में हमें इस टाइम पे निवेश करना चाहिए। ओके, निखिल सर आपके पास आना चाहूंगी। सर आपकी लिस्ट में कौन से मैडम स्टॉक्स हैं? मेरे तो जो स्टॉक है फेवरेट हो तो मिता जी ने ही बता दी है, अदानी, अंबुजा, एसएससी, सब बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, मुझे अभी वापस से वो पूरा मतलब सर्च करके पूरा एक रिसर्च करना पड़ा मैडम। बहुत बढ़िया मिता मैडम, मैं आपके साथ सहमत हूँ। अदानी, एसएससी और अंबुजा सीमेंट सेक्टर के बहुत काफी बढ़िया स्टॉक आपने बताया, उसके लिए बहुत बढ़िया। सर ये तो कंसेंसस चलो व्यू मैडम, होगा। अभी मेरे लिए है एसबीआई, स्टेट बैंक। स्टेट बैंक है मैडम मेरे लिए। स्टेट बैंक का अभी ट्रेडर्स के लिए 650 और 630 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। जो लोग पोजीशन ले सकते हैं उसके लिए 670 के ऊपर 700 का टारगेट इसको मिल सकता है। वीकली चार्ट पर भी कीमतों में वॉल्यूम के साथ बुलिश ट्रेंड मतलब दिख रहा है। तो स्टेट बैंक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट और पोजिशनल डेरिवेटिव ट्रेडर्स पोजीशन ले सकते हैं। मैडम दूसरा मेरा जो है वो एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड अभी बहुत प्राइस चल रहा है 777 तो एसबीआई कार्ड में भी आप 770 के आसपास पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट इसका 800 रुपीज का देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस 750 रुपीज तक का हम लोग रख सकते हैं। आने वाले दिनों में स्टेट बैंक और एसबीआई कार्ड मतलब स्टेट बैंक कार्ड, ये दोनों में मतलब मैं बुलिश हूँ। जी, ठीक है। तो एसबीआई का सर ने बता दिया। साथ ही साथ जो अडानी ग्रुप है, उनके जो स्टॉक्स हैं, उस पे भी सर का काफी अच्छा खासा भरोसा है। काफी लंबे समय से सर इस पर्टिकुलर काउंटर को ट्रैक भी करते हैं और सर ने मुझे पर्सनली एक पूरा का पूरा इनका डेटा भी भेजा है कि किसने कितना अपसाइड दिखाया है, कितना नहीं दिखाया। तो इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना के वो भी पोस्ट करना आपको जरूरी है उसके बारे में। निखिल सर आपके पास आना चाहूंगी। सर सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि साल 2024 एक इलेक्शन ईयर भी है, एक काफी अच्छा साल भी माना जा रहा है कि हाँ बाजार हमें अच्छा रिटर्न दे सकता है, अनुमान ही जताए जा रहे हैं। निफ्टी का क्या लेवल देख रहे हैं आप और सेंसेक्स का क्या लेवल देख रहे हैं 2024 में? मैडम अभी शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ तो निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट टर्म टारगेट 22,000 का रहेगा। अगर मान लीजिए 22,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करके स्टेबल होता है तो अगले मतलब 2024 में 23,500, ये 2024 के पूरे साल का 23,500 तक का मैं लेवल यहाँ से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ। और
8 के ऊपर ही ये मार्केट मतलब यहाँ पर एक नई तेजी का रुख बनाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर है, जिसको भी पोजिशनल लेना है, जो भी निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, वो सब डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए 22,008 का जो निफ्टी फ्यूचर का जो एक लेवल है, वो अहम भूमिका मतलब पर है। तो यहाँ से मतलब आप लोगों को बाइंग करना है तो 22,008 के ऊपर 23,500 तक का टारगेट और 21,606 मतलब 21,606। अगर मान लीजिए ये लेवल 400 पॉइंट का सिर्फ डिफरेंट, तो 21,606 पॉइंट अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में एक नया फॉल डाउन दिखने को मिलेगा। जो करेक्शन होगा तो वो करेक्शन भी एक बहुत बढ़िया बड़ा आएगा, उसमें आप 21,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं। जी रहा सवाल बैंक निफ्टी का मैडम, तो बैंक निफ्टी का टारगेट है मेरे हिसाब से 50,000 तक का। यहाँ पर 48,400 पे चल रहा है, 484 पे चल रहा है। तो मतलब मेरा लेवल जो है वो 50,000 तक का बैंक निफ्टी का एक टारगेट शॉर्ट टर्म बन सकता है। 50,000 के ऊपर अगर स्टेबल होता है तो 55,000 का 2024 तक का मेरा एक टारगेट लेवल है। बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो भी पोजीशन लेना चाहते हैं 50,000 के ऊपर 55,000 का और नीचे में 46,808 मतलब यहाँ से 2,000 पॉइंट का एक मंदी, 2,000 पॉइंट का मंदी अगर हो सकता है तो यहाँ से मतलब पूरा फॉल डाउन बहुत बढ़िया और अच्छे तरीके से आएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब उसको लाइटली ले लेंगे, चलो भाई ये 200-300 पॉइंट का या 400-500 या 1000 पॉइंट का करेक्शन, लेकिन 46,800 ये बहुत अहम स्तर है। जो लोग तेजी में बैठना चाहते हैं वो ये लेवल को बहुत ध्यान से और करीब से और उसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डालकर ट्रेड करें। जी ठीक है, तो लेवल तो जान लिए सर। कोई एक और स्टॉक रिकमेंडेशन देना था आपको शायद? मैडम मैंने दिया था 18 रुपीज में इन्वेस्टर को यस बैंक। अब अपने 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 ही चैनल से अपने ही माध्यम से हम लोगों ने इन्वेस्टर को यस बैंक का एक इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था 18 रुपीज में। आज उसने नया हाई बनाया है मैडम 24 रुपीज। जो भी इन्वेस्टर बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दो बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरा खुद का पर्सनल व्यू बहुत बढ़िया है। यस बैंक आने वाले दिनों में और यूको बैंक आने वाले दिनों में एक जिसे बोलते हैं ना कि 2024 के ब्लॉकबस्टर मूवीज जो आती है वैसे ये लोग दोनों साबित होंगे। जी लास्ट ईयर भी हम लोगों ने भेल दिया था और आईओसी दिया था। वो दोनों ने जो रिटर्न दिया है वो आज भी निवेशक याद करते हैं और आपको और हम सबको एक कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज भेजते हैं। जी ठीक है, तो स्टॉक अपडेट ले लिया है कि किसने कितना रिटर्न दिया है, किसने नए हाई बनाए हैं, साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी की आपको 2024 में क्या लेवल देखने को मिल सकती है जानकारी भी ले ली है। ठीक है, अब लेते हैं व्यूअर्स के सवाल। व्यूअर्स काफी सारे सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं पे वो अटके हुए हैं, कहीं से वो निकलना चाहते हैं, तो वो सारी की सारी जानकारी ले लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स डीएलएफ के ऊपर। निखिल सर आपके पास आना चाहूंगी। सर एक बार देख लीजिए एचडीएफसी बैंक, कैसा लग रहा है एचडीएफसी बैंक? बैंकिंग सेक्टर बहुत बढ़िया है मैडम। अभी वैसे भी प्री इलेक्शन माहौल है, प्री बजट माहौल है, तो एचडीएफसी बैंक 1688 फ्यूचर ट्रेड चल रहा है मैडम। अभी फ्यूचर ट्रेडर है या मतलब इन्वेस्टर है जो भी है 1660 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 1700 से लेकर 1730 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म। एचडीएफसी बैंक मेरे भी रडार में है, मैं भी इसको बहुत ट्रैक करता हूँ। बैंकिंग सेक्टर को मतलब जो बजट आने वाला है तो बजट प्री बजट जो रैली होगी वो बैंकिंग सेक्टर के आधार पर ही मतलब डिसाइड करेगा ट्रेंड। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एचडीएफसी बैंक फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। 1660 का स्टॉप लॉस और 1660 का स्टॉप लॉस, 1700 से 1730 तक टारगेट मैडम। जी ठीक है, तो इतनी रहा एचडीएफसी बैंक पर, सीसी पर। निखिल सर कमिंग बैक टू यू, एक बार देख लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैसा लग रहा है सर? $2616 चल रहा है मैडम बीएससी पे। अभी
2580 का स्टॉप लॉस बनेगा। 2650 से लेकर 27 तक का 2700 तक का टारगेट बनेगा। ये मैं जनवरी महीने का डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। रिलायंस जी इंडस्ट्रीज एक ऐसा है मैडम स्टॉक जो फंडामेंटल और सेंसेक्स निफ्टी दोनों को मतलब वो असर करता है। अगर आने वाले दिनों में नई तेजी को मतलब हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं कि भाई टेक्निकल लेवल से तो कि 21,606 ऊपर में 22,000, ये जो हम लोग टेक्निकल लेवल जो भी देख रहे हैं तो उसका ये एक अहम स्टॉक है। ये जो भी निफ्टी और सेंसेक्स हम लोग जो टेक्निकल तेजी देख रहे हैं तो उसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज एक अहम स्टॉक है। 2580 का स्टॉप लॉस से इसको होल्ड कर सकते हैं जिसके पास भी पोजीशन है, और अगर नहीं है पोजीशन तो 2600 के आसपास इसमें पोजीशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से फंडामेंटल ये महीने का टारगेट 2650 से लेकर 2700 तक का एक बन सकता है। जी ठीक है। तो इतना है रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सर एक बार और देख लीजिए अडानी विल्मर, कैसा लग रहा है अडानी विल्मर? मैडम इसमें मेरा ध्यान नहीं है। अच्छा मैं ठीक अदानी है। एंटरप्राइज, हाँ अदानी एंटरप्राइज और अदानी ग्रुप का एसएससी, ये दोनों को ही सिर्फ ट्रैक करता हूँ मैडम। जी तो ये रहा है श्याम मेटालिक्स पर। निखिल सर आपके लिए एक सवाल आया है, अब मुझे नहीं पता कि आप ट्रैक करते हैं नहीं करते। व्यूअर आपसे पूछ रही है कि राधिका ज्वेलर्स पे आपकी क्या राय बनती राधिका ज्वेलर्स, जी? मैं इसको ट्रैक करता हूँ मैडम, अच्छा करते हैं, बिकॉज ठीक है। ये हमारे यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र, हमारे यहाँ गुजरात और सौराष्ट्र का है, राजकोट से है, बिलोंग करते हैं। तो 47 का प्राइस चल रहा है राधिका ज्वेलटेक लिमिटेड। डिलीवरी बेस इसको जो भी मतलब इन्वेस्टर या निवेशक ने परचेस किया है ये इसको होल्ड कर सकते हैं। एक साल के अंदर इसका बहुत बढ़िया सा एक रिजल्ट मिलेगा। मेरे हिसाब से साल भर का टारगेट 75 रुपीज से लेकर 80 रुपीज तक का रहेगा। अगर मान लीजिए कोई भी कारण से मार्केट अगर क्रेश होता है और ये राधिका ज्वेलर्स आपको 30 रुपीज के आसपास एक नया खरीदने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो कोई भी टेंशन के बिना आप इसको 30 रुपीज के आसपास इसमें बाइंग पोजीशन और भी बना सकते हैं। मतलब ये स्टॉक को आपको इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। नई पोजीशन अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो भी लेना चाहिए। 75 रुपीज का टारगेट ये साल का 2024 का मेरे हिसाब से है। जी ठीक है। तो इतनी राय राधिका मैंने पूछ लिया। निखिल सर आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, आप अपनी राय बता दीजिए अडानी एंटरप्राइजेस पर क्या करना चाहिए इस वक्त। अगर मुझे अप्रोक्सीमेटली इसके 2200 शेयर्स खरीदने हो, क्या सही समय ये लेवल खरीद, ये लेवल सही है? 2200 मतलब 2200। हाँ मैडम 2200 शेयर अगर मान लीजिए किसको, हाँ वही वही बता रहा हूँ, 2200 जिसको भी मतलब परचेस करना है वो दो पार्ट में परचेस कर सकते हैं। जिस हिसाब से अदानी एंटरप्राइज का मूवमेंट 100 और 200 रुपीज का दिखा रहा है, मतलब ट्रेडिंग वोलेटिलिटी दिखा रहा है, तो अभी यहाँ पर 3030 का एक प्राइस चल रहा है बीएससी पे। यहाँ पर वो 45% बाइंग कर सकते हैं, 2200 में से 45% स्टॉक बाइंग कर सकते हैं। बाकी जो है वो 2850 का लेवल, अगर कोई भी मार्केट क्रैश होता है और आता है तो वहां पर 2850 में बाकी का जितना भी 65 या 55 जो परसेंटेज बच रहा है वो बाइंग कर सकते हैं। 3300 के ऊपर आने वाले साल का ये स्टॉक 3500 से लेकर 4000 तक की मेरे हिसाब से डिलीवरी बेस इसका बहुत बड़ा टारगेट है। जी ठीक है। तो कर इतनी राय सकते अडानी हैं। ठीक है। तो इतनी राय अडानी एंटरप्राइजेस पर। काफी सारे सवाल पूछ लिए हैं, बाजार के ऊपर पूरी राय ले ली है, ग्लोबल डेटा, इकोनॉमिक डेटा, सारी की सारी जानकारी ले ली है। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी, बढ़िया स्टॉक रिकमेंडेशन, साथ ही साथ बढ़िया सुझाव देने के लिए। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू। Thank you. तो ये थे आज के खास पैनलिस्ट जिन्होंने हमें बताया कि ग्लोबल मार्केट के सेंटिमेंट्स किस तरीके का जवाब दे रहे हैं हमारे मार्केट को, साथ ही साथ हमारे जो मार्केट है वो किस तरीके से आउटस्टैंड कर रहे हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ जो नेक्स्ट वीक है उस हफ्ते का आउटलुक क्या है, कौन से स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग और निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म का भी बता दिया है स्टॉक रिकमेंडेशन, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का भी बता दिया है। अब मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते सुबह 10 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल्सो हैप्पी वीकेंड।